नमस्कार, मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी। आज आपको कक्षा 9th में हिंदी साहित्य का कोर्स आ में जिसमें क्षितिज और कृतिका दो पुस्तकें होती हैं, उसमें क्षितिज का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा के बारे में आपको आज अध्ययन कराऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मैं संस्कार वेल एकेडमी के माध्यम से बोल रहा हूं। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। देखिए, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 बनारस में लम्ही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन बड़ा ही अभाव में बीता। उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से शिक्षा BA तक प्राप्त कर पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु जब हमारा देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 1936 में उस महान लेखक की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद जी ने कुछ सेवा सदन, प्रेमासर, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसे महान उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कहानी में समाज, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी के बारे में दर्शाने की कोशिश की है। आज उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक पाठ है दो बैलों की कथा, जिसमें उन्होंने आज़ादी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम आज़ादी बार बार संघर्ष से आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। आज़ादी प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं होती। तो यह जो दो बैलों की कथा है, इसके बारे में दीर्घ रूप में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं। कहानी है दो बैलों की कथा। यह कहानी प्रारंभ होती है, इसमें लिखा हुआ है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, यह निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो भैया अनायासी सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। चाहे जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर देता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अर्थात यहाँ गधे का सीधापन दिखाया गया है कि एक साधारण आदमी जिसे किसी बात से मतलब नहीं है, जिसे दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, जो संतोष की जीवन में जीता है, उसे कम मिले ज़्यादा मिले फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए मनुष्य गधा कहता है। अर्थात सब गुणों वालों को आज के समय में गधा के रूप से आंका जाता है, तुलना की जाती है। यहाँ लेखक ने इसके माध्यम से भारतवासियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में दिखाया है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पी पाते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं तो जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देखना सीख जाते तो शायद सभ्य कहने लगते। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि ज़माना सीधेपन का नहीं है, ज़माना है जवाब देने का। जो जवाब देता है वही सभ्य कहलाता है, जो सीधा है उसे किसी समाज में नहीं, उसको मूर्ख समझा जाता है। आगे लिखा हुआ है, जैसे जापान की मिसाल सामने आए है कि एक विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे कम ही गधा है और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी मिलते जुलते लिखा हुआ है कि जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने संसार में कि सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा और भाई और भी है जो उसमें कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ अर्थात बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है।
और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब ये कहानी प्रारंभ होती है। एक गांव है जिसमें झूरी काछी नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। देखिए कहानी प्रारंभ करते हैं। लिखा है कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कुछ ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात यहाँ कभी ये कहना चाहता है कि शायद जानवरों में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो एक दूसरे की मन की भावना समझ जाते हैं बिना बोले हुए, और ये शायद मनुष्य में नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। मतलब सींग मिलाने का अर्थ यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं था, प्रेम था। विग्रह के नाते से नहीं, यहाँ लिखा भी हुआ है, केवल विरोध के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घोलगप्पा होने लगता है, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोलगप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। देखिए कितना प्रेम है इन दोनों बैलों में, एक साथ हरकार कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ कि संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। मालिक हमें बेच दिया है। अपने यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अर्थात उन्होंने एक बार क्या किया कि दोनों जानवरों को, हीरा और मोती को, अपने साले गया के यहाँ भेज दिया। गया पीछे से हाँकता हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाढ़ दी होती तो शायद झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। मतलब वो सोच रहा है, यहाँ लेखक कह रहा है कि उनकी भावना, मन की भावना ये चल रही होती है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया बस सिर झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या का समय दोनों बैल अपने नए स्थान में पहुँचे, मतलब झूरी के साले के पास पहुँच गए। दिन भर भूखे रहे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो उन्होंने उसमें मुँह नहीं डाला। देखो दिन भर से भूखे थे, वो इस गुस्से में थे कि आखिर उनके मालिक ने उन्हें क्यों बेच दिया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात सब लोग जब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पहगे तोड़ा लिए और घर की तरफ चले। पहगे मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों से इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। झूरी प्रातःकाल जब सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है और घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए कितना प्रेम है झूरी का और झूरी के बैलों का झूरी से।
उन्होंने अपने रस्सियाँ तोड़कर और उसके साले के यहाँ से भाग आए, वापस आ गए। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, झूरी बैलों को देखकर इसने इससे गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा लिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। मतलब सभी खुश हो गए उन्हें देखकर। गांव के इतिहास में यह घटना भूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े ही खुश हो गए कि उन्होंने बताओ कि अपने जो मालिक है उसके प्रेम में वो रस्सी तोड़कर गाँव घर वापस आ गए। तो बच्चों ने उनके अभिनंदन का स्वागत किया। कोई बच्चा अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, और इस तरीके से उनका सम्मान किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का कोई को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम हैं बैल हैं। एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष ना सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की ही तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरें, ऐसा भूरी की स्त्री ने कहा। और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उनकी सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का मज़ा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अब देखिए, दोबारा उसका साला ने बैलों को अपने घर ले गया। आगे देखते हैं। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी, सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव तक ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। देखिए, आप इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसे हीरा और मोती आपस में बात कर रहे हैं। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा व्यंग कहा है कि बैल कहता है कि बैल का जन्म लिया तो मार तक कहाँ तक बचेंगे, अर्थात मनुष्य को यहाँ निर्दयी दिखाया गया है। गया तो 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियाँ थीं। मोती बोला, कहो तो कुछ मज़ा सिखा दूँ, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूँगा।
नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यहाँ देखिए एक सभ्य धर्म भी दिखाया गया है कि हाँ, हम मनुष्य को नहीं मारते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि इस वक्त मारपीट ना हुई, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर वह उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक देकर चली गई। देखिए यहाँ पिक्चर भी दिखाई दे रही है। एक छोटी लड़की है, एक एक रोटी लिए है, दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालने के लिए जा रही है। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी ये दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। देखिए कितना प्रेम है, कितना समझदारी है। समझ रहे हैं कि देखिए अगर मैं मार दूँ मालिक को तो लड़की अनाथ हो जाएगी जिसने रोटी खिला, मतलब एक रोटी के लिए कहते नहीं हम नमक का हक अदा करते हैं, वही यहाँ दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं तो मालकिन को ना फेंक दूँ, मतलब जो इस घर का मालिक है बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो वो कहता है कि तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। या भूल जाते हो? देखो कितना अच्छा वाक्य रहा गया। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले उस रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को बालिका रोटियाँ खिलाकर चली गई। दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। लड़की दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इन नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस कल अनाथ पर आफत आ जाएगी। देखिए यहाँ पर वो भी दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की ने रस्सी खोल दी है, परंतु अगर मैं भाग जाता हूँ तो ऐसा ना हो इस लड़की पर आफत आ जाए। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों ने भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का क्या ना था, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे, मतलब कहाँ चले गए उन्हें खुद नहीं पता है। तब दोनों एक खेत के किनारे आकर खड़े हो गए, सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, भाई अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? मतलब यहाँ वो इंसानियत को दिखा रहे हैं कि भाई मारना इंसानियत के विरुद्ध है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेते मटर खरीदी चरने लगे, रह रह कर आहट लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे से को ठेल लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे कर दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। फिर तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से मिल गया।
मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, मतलब इन दोनों को देखकर एक सांड वहाँ पर और आ गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। भागना क्या अर्थता है, तो फिर यहीं रहो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़िए। तो फिर क्या उपाय, सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान पर हथेलियाँ लेकर लप के 60वीं संगठित शत्रुओं को लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा झपटता, मोती पीछे से दौड़ा। मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड भी उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों गिरा दें, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग छुपा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। तब दोनों उसे छोड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी का पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे भाई, सोचो, पहले कुछ खा लें। सोचो, सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में घसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा, हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसके खुर कीचड़ में धंसने लगी, भाई ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी जो दोस्त है संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। देखिए यहाँ दोस्ती दिखाई दे रही है। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दी। कांजी हाउस होता है वह घर जहाँ जो आवारा जानवर होते हैं उनके लिए बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ना आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यानी झूरी का साला। यहाँ कई भैंसें थीं, बकरियाँ थीं, घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवारों की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धड़क उठी। मोती से बोला, अब तो भाई रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी के बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और चोटें में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला।
हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जो जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे जितने भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो यहाँ देखिए जानवरों का आपस में प्रेम दिखाई दे रहा है, विद्रोह की भावना दिखाई दे रही है। यहाँ हीरा मोती की बातचीत से ये दिखाई दे रहा है कि कांजी हाउस में उनके ऊपर कितना अत्याचार होता था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर यह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे में जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसमें दूनी शक्ति से दूसरा धक्का दिया तो आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरना ही था कि अधमरे पड़े हुए जानवरों में भी चेत उठे, मतलब उठ गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, फिर भैंसें, मतलब जितने जानवर थे लगभग सभी वहाँ से टूटी हुई दीवार से भाग निकले। इसके बाद भैंसें खिसक गईं। गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं भी पकड़ लिए जाएं तो हर्ज क्या है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है भाई, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात हो चुकी थी, दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मिट्टी की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अब यहाँ एक मित्रता की बात आती है। एक मित्र बंधा हुआ है कांजी हाउस से, सारे जानवर भाग चुके हैं, दूसरा मित्र छूटा हुआ है, उसे भागने का पूर्ण अवसर है, पर सच्ची दोस्ती का अर्थ यहीं देखिए मिलता है। हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा ना जाता। ठठरियाँ, मतलब जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, वो निकल आईं। एक दिन बाड़े के सामने झुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक गड़ियल आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थीं, मुद्रा अत्यंत कठोर आया। दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन सबके पास तो रहेंगे, उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था,
क्या अब ना बचाएंगे? मतलब आशा कर रहे हैं कि कहीं से भगवान उन्हें बचा ले। यह आदमी छुरी चलाएगा, मतलब उन्हें लग रहा था कि जो आदमी इन्हें लेने आया है अब इन्हें मार डालेगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मतलब वो काँप रहे थे, बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि जरा भी चाल धीमी हो जाती जोर से डंडा जमा देता था वह व्यक्ति। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागौर करता। कितना सुखी जीवन था इनका। पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बांधे के हाथ कैसे पड़े, कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। अर्थात यहाँ पर जब वो डड़ियल व्यक्ति कांजी हाउस से दोनों हीरा मोती को अपने घर ले जा रहा था, तो रास्ते में हीरा मोती को ऐसा एहसास हुआ कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वह रास्ता उनका जान पहचान का है, शायद वह रास्ता उनके घर जाने का था। तो परिचित है, हाँ इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। यह वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। पिटती क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया, मतलब उन्हें लगा कि अपना ही गांव आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब तो मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा मैं इसे गिरा देता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा थार पर चलो, वहीं से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह भी हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, मतलब वो अपने अपने घर पहुंच गए। झूरी ने जब ऐसे उन्हें देखा, वो भी दौड़ता हुआ आया, बारी बारी से उन्हें गले लगाया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बह लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ी। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लिए आता हूँ। मैं तो समझा चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर ले लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम ले। देखिए, ये पाठ खत्म हुआ। इस पाठ के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो एक मनुष्य में और जानवरों में प्रेम होता है। जानवर